अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना कोर्स एंटरप्राइज सिस्टम, जो कि हम कुछ हिस्सा उसका पढ़ चुके हैं पहले। कुछ हिस्सा भी इस तरह से कि हमने कुछ लेक्चर्स हमारे हुए थे ऑन कैंपस, और 1 से 2 सेशन हुए हैं हमारे ऑनलाइन, और कुछ मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी, इंट्रोडक्शन था उसमें और बाकी डिटेल्स हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी हम उसी को ही कंटिन्यू आगे करते हैं और शुरू करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और क्या देखेंगे। तो कोर्स हमें आज देखेंगे हम अपना चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस फंक्शन और उसके बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं। ये एंटरप्राइज सिस्टम, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक बिजनेस को रन करने के लिए एक ईआरपी, एक बड़े लेवल पे जो हमारा बिजनेस रन हो रहा होता है उसको मैनेज करने के लिए ईआरपी यूज होती है। तो ईआरपी जब एक बिजनेस के लिए यूज होती है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस में फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं और हम उन प्रोसेसेस को कैसे हैंडल करते हैं, या फंक्शन कौन कौन से और किस तरह से रन होते हैं। तो हमारे चैप्टर 1 है, इसको हम प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इंट्रो बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि एक बार चीजें समझ आ जाए कि एक ईआरपी काम कैसे करती है और उसके किस तरह से फायद हैं और उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस जो है वो हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईआरपी की डेफिनेशन आप फिर से पढ़ लें। हम इसको मैं उर्दू में डिफाइन करूंगा, मैं इसको बार बार इंग्लिश वही पढ़ पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, आप लोग इसको पढ़ते जाएं। मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ कि एक ईआरपी जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपनी के मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज जो हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करता है और उनका डाटा जो है वो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है। अब जिन लोगों ने क्लास ली हुई है हमारी ऑन कैंपस, या फिर जिन्होंने लास्ट ऑनलाइन क्लास ली थी जो यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोड है, तो उन लोगों के लिए आसानी होगी, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो किसी भी एक बिजनेस के अंदर वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे और एक दूसरे के डाटा कैसे शेयर करेंगे और उस डाटा से क्या फायदे हो सकते हैं, वो सब हम एक ईआरपी के अंदर डिस्कस करते हैं या एक ईआरपी के अंदर मैनेज करते हैं। तो ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी कंपनी को के जितने बिजनेस प्रोसेसेस हैं उन सबको मैनेज करने के लिए और उसके साथ साथ उन सबको स्केलेबल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये करते क्या हैं कि ये हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं। कैसे करते हैं? वो इस तरह से कि ये सारे डिपार्टमेंट्स और इनके इन सब के मॉड्यूल जो हैं वो किसी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। और वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या करती है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखती है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट भी उस डेटाबेस के अंदर चेंज करता है तो वो ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट्स में अपडेट हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास बिजनेस प्रोसेसेस हैं। अब बिजनेस प्रोसेसेस क्या है कि जितनी एक्टिविटीज किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, हमें कंपनी कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब बिजनेस प्रोसेसेस हैं। अब उसके अंदर एक कस्टमर से के इनपुट से लेके, मतलब कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है वहां से लेके उसको डिलीवरी जो मिल रही है उसके घर तक, वहां तक सारा कुछ एक बिजनेस प्रोसेस कहलाता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसको हम आगे तसल्ली से डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो मेरा ख्याल यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलते हैं। ये स्लाइड्स आप लोगों को पोर्टल पे अपलोड हो गई हैं, मोडल पे आपके, और उसके अलावा जो मैंने एक वेबसाइट आपको बताई थी वहां पर भी अपलोड हो जाएंगी ये स्लाइड्स भी और वीडियो लेक्चर भी। ओके, अब एक बिजनेस कैसे काम करता है। अब ईआरपी के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक फंक्शनल एरियाज आएंगे किसी भी ऑपरेशन के। अब ये कैसे होगा, मतलब एक ऑपरेशन है आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट का, तो वो कैसे प्रोसेस होगा ये हम सारा इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो कैसे प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, वो किन किन मराहिल से गुजरता हुआ एक कंप्लीट प्रोसेस की तरफ पहुंचेगा। या फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाना चाह रही है,
वो किन किन प्रोसेसेस से गुजर के फाइनल शेप लेगी या फाइनल लेके चल शेप कंप्लीट करेगी। हमने जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर हुआ था या हमने जो पहले इंट्रो में मिसालें की हैं वो सारी हमने ये देखा था कि एक कंपनी लेवल पे कोई प्रोडक्ट कैसे डेवलप होती है। अब हम इसको थोड़ा सा इस बार एग्जांपल्स को चेंज करेंगे और एग्जांपल्स लेकर आएंगे थोड़ा सा रियल लाइफ में। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल हम एक कॉफ़ी शॉप की चेन जो है, एक कॉफ़ी शॉप चेन है, फॉर एग्जांपल ग्लोरिया जीन्स, मैं उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। ग्लोरिया जीन्स की जो कॉफ़ी शॉप है वो मल्टीपल उसकी ब्रांचेज हैं। अब वो कैसे मैनेज कर रही है, हम किसी एक ब्रांच को लेके उसको स्टडी करेंगे। मैं कॉफ़ी की एग्जांपल इसके अंदर पुट की हुई है, आप लोग अपने मर्जी के साथ या अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं या कोई भी बिजनेस लेके उसको प्लान कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम आगे इसकी वर्किंग देखते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। तो फंक्शनल एरियाज जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब फंक्शनल एरियाज जो है किसी ऑपरेशन के, हम वो पहले देख लेते हैं होते कौन कौन से। मार्केटिंग और सेल, मतलब जब तक मार्केटिंग नहीं होगी लोगों को पता नहीं चलेगा, और लोगों को पता चलेगा तो सेल होगी। अब जब सेल हो रही है तो फिर उसके अंदर हमें प्रोडक्ट की उसका रॉ डाटा चाहिए, उसकी सप्लाई चाहिए, कहाँ से रॉ डाटा लेना है, उसको प्रोसेस करके कहाँ पे पहुंचाना है। तो ये सब कुछ सप्लाई चेन के अंदर आ जाएगा। फिर अकाउंटिंग और फाइनेंस चाहिए। अब अकाउंटिंग और फाइनेंस क्या करेगा, वो सप्लाई चेन के जो अखराजात है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट कहीं से लेनी है उसको कहीं कहाँ तक पहुंचाना है, वो सारे उसके अंदर वो मैनेज करेगा। और उसके साथ साथ जो आपकी सेल्स हो रही हैं उनको उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालेगा। फिर उसके बाद मार्केटिंग की कॉस्ट उसने पूरी करनी है या उसने मैनेज करनी है। फिर आपका एचआर का जितना मामला है वो सारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ने देखना है। और फिर प्रिडिक्शन होगी आगे इन फ्यूचर के किस तरह से काम होगा। तो ये सारी चीजें हम आगे फर्दर डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा। अब ह्यूमन रिसोर्स है वो डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है मार्केटिंग के साथ और सेल्स के साथ भी। अब जितनी सेल ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी शॉप में या आपकी कंपनी में सेल हो रही है 1 लाख की और आप उसके लिए 100 एम्प्लॉयज रखो, कभी भी नहीं। तो इस तरह से मामलात को हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं जाके लिंक जरूर होती हैं। ओके, अब बिजनेस फंक्शंस जो है वो ऐसी एक्टिविटीज जो कि फंक्शनल एरियाज जो है किसी भी ऑपरेशन के उसके अंदर परफॉर्म होती हैं, वो सारे बिजनेस फंक्शन होते हैं। ये क्या है इनको हम डिटेल से आगे देखते जाएंगे। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, मैं इसको फंक्शनल एरियाज जो है वो किसी भी ऑपरेशन के वो देख लेते हैं और बिजनेस फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आके क्लियर हो जाएंगे कि फंक्शनल एरियाज क्या होते हैं और बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं। अब फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, ये हमने चारों पहले ऊपर डिस्कस कर लिए। अब इसके अंदर उसके फंक्शंस क्या है, ऊपर एक हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन एक बड़े लेवल पे आप उसको समझ लें, बड़े लेवल पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, मार्केटिंग और सेल्स हो रही है। अब वो उसके अंदर करेंगे क्या क्या, वो मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट की, उसके ऑर्डर्स लेंगे, प्लेस करेगा कोई ऑर्डर तो वो ऑर्डर देखेंगे, कस्टमर सपोर्ट देंगे, सेल्स सेल्स का काम में आ गया, ये मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के काम में आ गया। इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिया मार्केटिंग और सेल्स में, जो मार्केटिंग भी कर रहा है और सेल्स भी ले रहा है कस्टमर की। फिर उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखेगा वो, फिर उसके बाद सेल्स की फोरकास्टिंग करेगा कि अगर इस साल के इन दिनों में या इस मंथ के इन दिनों में। अब ये यहाँ पर एक बड़ी मजे की फील्ड आ जाएगी। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं डाटा एनालिसिस में या जिनको डाटा साइंस का थोड़ा सा भी आइडिया है, अब यहाँ पे जो सेल फोरकास्टिंग की बात हो रही है ना, अब ये सारा डाटा क्या होता है आपका, हम चले थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे लेकिन ये चीजें समझने वाली और जरूरी हैं। आजकल के दौर में डाटा जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। अब इसकी मिसाल मैं बड़ी आसान से दूं जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे। तो वो ये है कि हमारे पास फेसबुक गूगल हमें फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। हम शायद ये कभी सोचा हो हमने कि उनको इसके बदले में क्या मिल रहा है। अब एक चीज तो ठीक है,
जहन में आती है कि हाँ वो हमें एड्स दिखा रहे हैं। अब वो एड्स दिखा रहे हैं, अब एड्स वो कितने स्पेसिफिक होके दिखा रहे हैं, अब ये चीज़ें सारी डाटा पे रिलाई करती हैं। खैर इन चीज़ों को हम क्लास के लिए छोड़ते हैं, जब ऑन कैंपस हमारी जिस दिन भी क्लास होगी उस दिन मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ये जितने भी चीज़ें हैं ये डाटा कैसे स्टोर कर रहे हैं, डाटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं और इस डाटा की बेस पे इनको क्या फ़ायदा है। तो आजकल कहा जाता है कि डाटा इज़ न्यू गोल्ड, कि आपका जो डाटा है वो सोना है अब। तो आपका डाटा बहुत कीमती होता है और बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। आपका से कि मुराद ये है कि जो भी डाटा है, इस वक्त डाटा ही सारा कुछ है। तो सेल फोरकास्टिंग में क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि डाटा की बेस पे हम, फॉर एग्जांपल अब इसमें मैं एक कॉफ़ी शॉप की मिसाल मैंने आपको दी थी, हम ग्लोरिया जीन्स को ही डिस्कस करेंगे। अब ग्लोरिया जीन्स पे अगर आप कॉफ़ी लेते हो जाके और उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं। अब वो रिसिप्ट जो है वो उसके ऊपर टाइम, वो क्योंकि सॉफ्टवेयर से प्रिंट हो रही है, अब सॉफ्टवेयर में बैकएंड पर डाटा सेव हो रहा है कि फलान टाइम पे फलान नाम का बंदा आया और उसने आके इतने की शॉपिंग की या इतने रुपीस का हमारे पास खाना खाया या इतने की कॉफ़ी पी, जो भी आपने परचेज किया वहां से। अच्छा अब मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लेके आते, इसको जनरल सा रख लेते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि उसके पास हमारा नाम भी नहीं गया, क्योंकि कॉफ़ी शॉप पे कोई जाके नाम नहीं अपना बताता। उसके पास हमारा नाम भी नहीं गया, उसके पास हमारा कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी नहीं गई, लेकिन अब उसके पास जो डाटा गया हम उस डाटा को देखते हैं सिर्फ। उसके पास एक हमारा फ़ोन नंबर चला जाएगा और उसके बाद जाएगा कि हमने क्या क्या परचेज किया, मतलब हमने क्या क्या वहाँ पे ख़रीद के खाया और उसकी कॉस्ट कितनी थी और हमने महीने के किस दिन में वो जाके खाना खाया। फॉर एग्जांपल हमने महीने के पहले 10 दिनों में, मतलब 10th डेट से पहले पहले मंथ के हमने जाके खाना खाया। अब उसके पास सिर्फ आपका डाटा नहीं है, उसके पास जो दिन के 100 या 200 कस्टमर आ रहा है ना, वो सारे का डाटा उसके पास है। अब होता क्या है कि यहाँ पे सेल फोरकास्टिंग होती है। किस तरह से कि अब डाटा एनालिटिक्स जो भी करेगा या डाटा एनालिसिस उसका जो भी करेगा, वो क्या चेक करेगा कि हमारे पास मंथ के किन डेज में कितने लोग क्या चीज़ या कितने रुपए तक की शॉपिंग करते हैं। अब एक अमूमी तासुर है कि जब पहले 10 दिन जो होते हैं या 15 दिन जो होते हैं किसी भी मंथ के, उनमें लोगों को सैलरीज ट्रांसफर होती हैं, सैलरीज होती हैं तो वो उसके बाद बाहर निकल के आउटिंग करते हैं, खाने वगैरह खाते हैं। अब उससे एक रुझान बन जाएगा या एक फोरकास्टिंग हो जाएगी कि हमारे पास पहले 15 दिन में कस्टमर बहुत ज़्यादा आएगा। अब उन पहले 15 दिनों में कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा ऑर्डर की जा रही है। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉफ़ी या कैपेचिनो जो है वो ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे हैं पहले 10 दिनों में आके। तो अब जो हमारे पास ग्लोरिया जीन्स की मैनेजमेंट है, वो उस फोरकास्टिंग को ज़हन में रखते हुए नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए कोशिश करेगी कि हमारे पास वो ब्लैक कॉफ़ी या कैपेचिनो जो है उसका स्टॉक जो है वो अवेलेबल रहे। तो ये सारी सेल फोरकास्टिंग होती है। इसमें और फर्दर डिटेल से हम लोग ऑन कैंपस जो हमारी क्लास होगी उसमें तसल्ली से देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं या किस तरह से ये तो एक मैंने छोटी सी मिसाल दी। इवन कि आपके जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जिसमें मेट्रो या हाइपर स्टार वगैरह की एग्जांपल ले लें, तो इसके अंदर जो आपकी चीज़ों की प्लेसमेंट होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी, शैम्पू कहाँ पे लगेंगे, साबुन कहाँ पे लगेंगे, आपके बच्चों के खिलौने कहाँ पे लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कहाँ पे लगेगा, कुकिंग का सामान कहाँ पे लगेगा, ग्रोसरी कहाँ पे होगी, ये सारी प्रॉपर साइंस है। इसको मतलब एनालिसिस करके फिर रखा जाता है। एवं ही मतलब कोई चीज़ उठा के कहीं पे भी प्लेस नहीं की जाती, जिस तरह हमारे हाँ एक छोटे स्टोर्स में या गली की दुकानों में होती हैं या छोटी दुकानों पे कोई भी चीज़ कहीं पे भी पड़ी है और जब भाई रफीक को जाके कहा कि सर हम मुझे सर्फ चाहिए, तो वो सर्फ ढूंढता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो ये चीज़ें पूरी एक साइंस के साथ जाती हैं। ये टॉपिक से थोड़ा सा हम हट इसलिए गए हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मुझे लगता है कि ये कुछ पुरानी बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि इंटरप्राइज सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करता है। लेकिन क्योंकि कोर्स का हिस्सा है तो हम ये पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि हमें मोटिवेट कर सके इन फ्यूचर अपनी कोई डायरेक्शन सेट करने में,
या हमें मोटिवेट कर सके कि इन फ्यूचर हमने किस तरह से लेके चीज़ों को आगे जाना है, या कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे लिए आगे फ्यूचर में। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर सकेंगे साथ साथ। खैर, अब काफ़ी हम टॉपिक से हट गए हैं, तो वापस आते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर फोरकास्टिंग हो गई, फिर एडवर्टीजमेंट होती है। इसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं कि उसने परचेजिंग करनी है, उसने रिसीविंग देनी है, उसके बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन देनी है उस सब की, फिर उसने स्केड्यूल करना है कौन सी चीज़ कब कहाँ पे किस जगह से पहुंचेगी, फिर उसने चीज़ों को की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फिर उसने उसकी मेंटेनेंस भी करनी है कि जिस प्लांट में या जिस जगह पे जो चीज़ बन रही है उसको कैसे मेंटेन रखना है। तो ये हमने एक ब्रॉड वे में सारी चीज़ों को सप्लाई चेन के खाते में, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो, डाल दिया हमने। ये प्रोडक्शन भी आप समझ लो कि सप्लाई चेन के अंदर ही हमने डाल दिया, क्योंकि हमने प्रोडक्शन का एक अलग से डिपार्टमेंट रखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्योंकि 4 डिपार्टमेंट्स को मेजरली लेके चलेंगे, तो हमने इसलिए प्रोडक्शन जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया, जो कि आ भी सकती है, कोई ज़बरदस्ती हम लोगों ने इसमें फिट नहीं की। ओके, इसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाएगा। फाइनेंस क्या करेगा? आपका कैश फ्लो मैनेज करेगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स निकालेगा, फिर उसके बाद बजट की प्लानिंग करेगा कि हमारी अगर इतनी सेल्स हो रही हैं तो उसके बाद हमें किस तरह से बजट को लेके चलना है, मार्केटिंग को कितना देना है, एचआर में और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, या सप्लाई चेन के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, हमें और प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हमारी सेल्स और मार्केटिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे से मिल के चलती हैं। यहाँ पे फोरकास्टिंग काम आती है, यहाँ पर रियल टाइम डाटा जो है वो काम आता है। वो आगे जाके किस तरह से मैनेज हो रही है एक दूसरे के साथ चीज़ें, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर या इसी चैप्टर के अंदर। ओके, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? ये रिक्रूटमेंट किसने करनी है, मतलब हायरिंग करेगा, फिर उसको ट्रेनिंग देगा, फिर उनके पे रोल्स डिसाइड करेगा, फिर उसके बेनिफिट्स कोई देगा। अब ये सारी चीज़ें फिर इंटीग्रेटेड हैं वापस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ। अगर हमारी सेल ज़्यादा हो रही है, अकाउंट फाइनेंस में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, सप्लाई चेन में लोगों की ज़रूरत है, तो ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना है। हमारी सप्लाई कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है, फाइनेंस में पैसे कम आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कम करना है। बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं ये, बस इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और हमने इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला के आगे लेके चलना है। तो हमने यही सारा कुछ इस पूरे कोर्स के अंदर यही चीज़ें पढ़नी है, और यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी किसी न किसी फॉर्म में। ओके, आगे चलते हैं। अब वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं पिछली स्लाइड में डिटेल के साथ, कि ये सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं या सारे जो फंक्शंस हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, कि हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए तो वो अपना जो काम है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर सकता है। ओके, इसके बाद क्या होती है? बेटर इंटीग्रेशन होती है इस सारे मामले के साथ, और कम्युनिकेशन प्रॉपर रहती है, वर्क फ्लो एक बनता है। उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, और कंपनी जो है वो इजी फील करती है, उसके मैनेजमेंट भी और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ काम चल रहा है, एक फ्लो के साथ काम चल रहा है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप इस तरह से कह लो कि आपके पास जितना डाटा स्टोर हो रहा है वो लोगों के साथ इंटीग्रेट, लोग उसको उससे डाटा से फ़ायदा ले पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डाटाबेस है, सारे फंक्शन सारे डिपार्टमेंट्स उस सेंट्रलाइज डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसकी बेस पे रियल टाइम जो है वो डाटा एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक बड़े लेवल पे क्रिएट हो जाता है। ओके, इस पे हम क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम लोग। अच्छा, अब बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं? वही ऑलमोस्ट चीज़ें सारी जो हमने पहले डिस्कस की हैं, कि प्रोसेसेस क्या होंगे कि एक ऑर्डर प्लेस हुआ, वो किसने टैकल किया? मार्केटिंग ने और सेल्स वालों ने। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर प्लेस हुआ, वो टैकल किया,
वो किसके पास जाएगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पास। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो प्रोडक्ट तैयार करेगा और डिलीवर करेगा। उससे क्या आएगा? आपका रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू कौन टैकल करेगा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, तो वो क्या देखेंगे कि अब हमें एचआर की जरूरत कहाँ पर है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत कहाँ पर है। ठीक है, ये मैं आपको एक रनिंग बिजनेस की मिसाल दे रहा हूँ। अगर स्टार्ट करनी है तो पहले हमें एचआर ही पहले रखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स होगा तो मार्केटिंग एंड सेल्स होंगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पैसे आएंगे, वहां पे कुछ मैनेज होगा, फिर आगे चलेगा। लेकिन एक बार जब ये प्रोसेस चल जाएगा, फिर उसके बाद हमें पहले फाइनेंसिस को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आप इसमें एक लाइन आखिरी जो इसका पॉइंट है वो आप देख लो कि एक बिजनेस प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली रन कैसे होगा कि जब उसका मैनेजर जो है या जो उसको टैकल कर रहा है वो एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से ना देखे कि कस्टमर को क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या आसानी चाहिए। वो जब उस नजर से उस पूरे सिस्टम को देखेगा तो वो सिस्टम एक आसान सिस्टम डिक्लेयर होगा या आसान सिस्टम बनेगा। अब ये एक नई बहस में चले जाएंगे हम लोग, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये आगे जाके डिटेल से डिस्कशन होगी इन चीजों पे नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में। ओके, अब हम आते हैं बिजनेस प्रोसेस पे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल थी हमारे पास। ये आपके बुक से ही ली गई है एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एक परचेज कर रहे हैं स्मार्टफोन। अब इनपुट क्या आ रही है कि रिक्वेस्ट आई है किस चीज के लिए? एक स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। ठीक हो गया। अब मार्केटिंग और सेल्स वाले जो हैं वो देखेंगे उसकी फंक्शनल, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। मार्केटिंग सेल्स जो है वो देखेगा कि ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। सेल्स ऑर्डर आ गया उसके पास, वो ऑर्डर प्लेस करेगा। आउटपुट उसकी क्या निकलेगी? ऑर्डर जनरेट हो गया जी। अब उसके बाद क्या आएगा? फाइनेंशियल देखेंगे कि जिसने भी हमारे पास इनपुट दी है या जिसने भी ऑर्डर प्लेस किया है उसके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। एक ही सेंस में देखा जा सकता है। दूसरा, अब कंपनी के एंड पे आ जाए कि एक ऑर्डर तो आ गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल मोबाइल को छोड़ दें, हम एक मिचेल्स फैक्ट्री, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। मिचेल्स फैक्ट्री के पास जूस बनाने का ऑर्डर आ गया। अब वो क्या देखेगा? ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वो दो चीजें देखेगा। पहले कि जिस क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि वो आपको पे कर सके, प्लस क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कंपनी की, मिचेल्स कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो ऑर्डर कंप्लीट कर सके। तो वो इन हाउस भी फाइनेंशियल कंडीशंस देखेगा और कहाँ पे देखेगा? जो क्लाइंट के एंड पे वहां पर भी। ओके, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? अब ऑर्डर फुलफिल हो गया। अब ऑर्डर फुलफिल हो गया तो यहाँ पे क्या आएगी? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन होगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, जो हम पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? उसकी डिलीवरी होगी, शिपिंग होगी, वो शिप हो जाएगा या पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मोबाइल फोन था तो वो उसने प्रोडक्शन की उसकी, उसको शिप किया, उसको पहुंचाया क्लाइंट तक और वो क्लाइंट ने रिसीव कर लिया, ये उसकी आउटपुट निकलेगी। अब रह गया उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट। अब टेक्निकल सपोर्ट में कौन लोग आ जाएंगे? फिर से वापस घूम के आ जाएंगे मार्केटिंग और सेल्स वाले। अब ये लोग क्या करेंगे? ये उससे उसका रिव्यू लेंगे कि हमने आपको प्रोडक्ट पहुंचा दी, आपको कैसी लगी और आपके इसके बारे में तासुरात क्या हैं। अब वो रिव्यूज हैं जो कि कंपनी के पास एक डाटा इकट्ठा होता जा रहा है। अब इसकी स्मार्टफोन की एग्जांपल चल रही है तो स्मार्टफोन के लेते हैं, सैमसंग के फोन्स। अब उनके बारे में रिव्यूज लिए जाते हैं सैमसंग के फोन्स, या मैं आपको उससे थोड़ी बेहतर मिसाल दे दूं कि हमारे पास जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अमेजोन हो गया, आप अगर ज्यादा लेट करना चाहें तो दराज हो गया। आप दराज पे जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं तो क्या करते हैं? आप पहले उसके रिव्यूज चेक करते हैं। अब वो रिव्यूज क्या कर रहे होते हैं? वो रिव्यूज क्या है? ऑर्डर प्लेस होने के बाद, शिपमेंट होने के बाद, डिलीवर होने के बाद जो क्लाइंट का फीडबैक है वो रिव्यूज है। उसकी बेस पे फ्यूचर डिसाइड होता है उस प्रोडक्ट का, उस कंपनी का और उस वेबसाइट का कह लो आप या उस शॉप का कह लो। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। मुझे अंदाजा है कि मैं कई बार एग्जांपल्स को बहुत आउट ऑफ द वे ले जाता हूँ, लेकिन हमने
जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको आउट ऑफ द वे जाके इम्प्लीमेंट करके देखना है कि वो कैसे, कौन सी चीज़ किस तरह से चल रही है। तो हमने बस वो एक पढ़ते गए, रट्टा मारते गए और उसको लेके चलते गए, इस तरह से नहीं लेके चलना। हमने चीज़ों को समझना है कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। मैंने आपको कहा था आप इस ईआरपी को अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके देखो, अपने घर के पास कोई फैक्ट्री है छोटी सी, उस पर अप्लाई करके देखो, इवन की कोई शॉप है उस पर अप्लाई करके देखो, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे, कहाँ पे उसकी मार्केटिंग हो रही है, कहाँ पे उसकी सेल्स हो रही है, कहाँ पे उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रही है, कहाँ पे उसके फाइनेंस देखा जा रहा है, फाइनेंशियल मामला देखे जा रहे हैं, और कहाँ पे उसका जो है वो एचआर देखा जा रहा है। ये तो मैंने बेसिक से 4 हेड बता दिए। इसके अंदर फर्दर हमने जो शुरू के इंट्रोडक्शन लेक्चर थे वो मैंने इसीलिए इतने डिटेल में और इतने इतने लंबे रखे थे कि हम लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, समझ आ जाएं कि हो क्या रहा है। तो अब बाकी इसको हम जो थोड़ी बहुत मसले मसाइल या मामलात रह जाएंगे जिसमें कन्फ्यूजन होगी वो हम ऑन कैंपस क्लासेस जितनी होंगी उनमें हम सिर्फ डिस्कशन किया करेंगे। उसमें लेक्चर जो है वो हम उस तरह से थ्रो नहीं करेंगे, ताकि जो डिस्कशन है, जो कन्फ्यूजन है, जो आपके मामलात इसको लेके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो। उसके साथ साथ आपको जो स्किल बेस्ड, मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर कोशिश करनी है कि कोई स्किल ले सकें, चाहे वो डिज़ाइनिंग साइड पे हो, चाहे वो डेवलपमेंट साइड पे हो, चाहे वो मार्केटिंग की साइड पे हो, किसी भी तरह की कोई स्किल, कोई ना कोई स्किल लाजमी होनी चाहिए आपके पास। आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, आप किसी पे कोई काम करना चाहें किसी चीज़ पे। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑन कैंपस क्लासेस में डिस्कस किया करेंगे, जबकि आपके जो लेक्चर्स हुआ करेंगे वो इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग यहाँ पे लिया करेंगे। और अभी भी मैं देख रहा हूँ मेरे पास 26 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जबकि अभी आधा लेक्चर भी हमारा शायद कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी से वाइंड अप करूँ, क्योंकि हमने डिटेल चीज़ें जो हैं वो सारी देख ली हुई हैं। तो हम बस अब आगे उनको समराइज करके चलते जाएंगे। रह गई बात के हमारी जूम क्लासेस होंगी। जूम क्लासेस हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक क्लास जूम पे भी हुआ करे, चाहे वो 10 से 15 मिनट की हुआ करे, ताकि एक इंटरेक्शन रहे आप लोगों के साथ, और उसके साथ साथ ऑन कैंपस एक क्लास हमारी हुआ ही करेगी। तो जूम क्लास का भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे, वो आपका सीआर आपको गाइड कर देगा। ओके, बैक टू टॉपिक। हम कहीं के कहीं तो बिजनेस प्रोसेसेस हमने देख लिए। अब इसको एक बार आप गो थ्रू कर लें। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले अभी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर एक आखिरी चीज़ है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था, हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो आपका जितना डाटा है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या बना कि हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन आई थिंक, हाँ जी, थर्ड में देखें, फिर वही लाइन रिपीट हुई है कि ये मैंने रिपीटेशन पे दोबारा इसलिए ही डाली थी कि सॉरी ताकि हमें समझ आ जाए कि हम लोग जो हमारे पास डाटा होता है, जो एक कामयाब होता है सिस्टम, वो कब होता है कामयाब, जब हम उसको या उसको मैनेज करने वाले लोग जो हैं वो एक सर्टिफाइड कस्टमर जो होता है उसकी नज़र से देखने लग पड़े। ओके, तो अब वही मार्केटिंग और सेल आ गई। अच्छा, यहाँ पे वही कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सारी चीज़ें डिटेल से देख चुके हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता ही हूँ साथ साथ। अब इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट आएगी, उसकी प्राइसिंग आएगी, फिर उसको प्रमोट कैसे करना है कस्टमर तक, कस्टमर को कैसे बताना है, फिर उसके ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, ऑर्डर जब आ जाते हैं तो फिर उसकी प्रोडक्शन और उसको डिलीवर कैसे करना है, फिर उसके जो सेल्स फोरकास्ट है वो कैसे लेना है, और वो कैसे होगा, जो हमारे पास सेल्स का ऑर्डर होगा या हिस्ट्री होगी सेल्स की, वो उसकी बेस पे सारा कुछ होगा, उसकी बेस पे सेल्स फोरकास्टिंग होगी। तो हम इसमें आगे चलते हैं। तो आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वही चीज़ें जो हमने कर दिया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करेगी,
अब हमने पीछे लास्ट में मार्केटिंग में क्या देखा था कि मार्केटिंग में हमारे पास जो और चीज़ है, मतलब जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेगी और उसके रॉ मटेरियल की परचेज देखेगी। फिर उसके बाद सेल फोरकास्ट वही आ गई। अब एनालिसिस होगा ये जो हमारी सेल्स हैं उसका, कि हमने किस तरह की सेल्स की हैं और उसमें हमारे पास क्या रुझान है या क्या फ्लो चल रहा है हमारी सेल्स का। तो ये सारा कुछ आपस में इंटीग्रेटेड होगा और एक दूसरे से मिलके चलेगा। इसमें रॉ मटेरियल की कुछ एग्जांपल दी हैं कि कौन कौन सा होगा, तो वो आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा। अब इसमें लास्ट एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखो कि एससीएम और एससीएम क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और मार्केटिंग और सेल्स जो है वो हर रेसिपी जो है वो उसको डिसाइड करेंगे पहले। अच्छा, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ग्लोरिया जीन्स वापस आते हैं मिसाल पे, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप की मिसाल ही ली हुई है, तो ग्लोरिया जीन्स को जेन में रख के ली थी। मेरा इरादा नहीं था वैसे नाम लेने का, लेकिन चले कोई बात नहीं, ऐसी कोई मोनेटाइजेशन नहीं हो रही हमारे। अच्छा, तो होता क्या है कि हो ये रहा है कि आपके पास जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और मार्केटिंग और सेल्स वाले हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट जो भी मेन्यू में डाल रहे हैं उसकी पहले रिमार्क्स देख लेते हैं, उसके रिव्यूज देख लेते हैं। अब वो रेसिपी आपस में पहले डिस्कस करते हैं, फिर वो चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉफ़ी है ग्लोरिया जीन्स की, वो कामयाब नहीं चल रही, एग्जांपल ले रहे हैं हम। जो भी कस्टमर किसी एक दो ने उसको ट्राई किया है, वो उसके बारे में उसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो वो आप कॉफ़ी उठा के, मतलब वो प्रोडक्ट उठा के आप सबसे पहले मेन्यू से निकालते हैं और उसको पीछे कर देते हैं, मतलब आप उसको अपने मेन्यू में नहीं डालते। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है तो आप उसको मेन्यू में उतना प्रोमिनेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिर ग्लोरिया की ही मिसाल लेते हैं। ग्लोरिया में स्टफ्ड चिकन उनका काफ़ी फेमस है। अब उनका मेन्यू खोलो तो दूसरे से तीसरे पेज, दूसरे पेज पे आपको उसके साथ कोई डील अटैच हुई मिलती है हमेशा, कि स्टफ्ड चिकन है उसके साथ हम आपको साथ में आपको एक टी दे रहे हैं, मतलब मिक्स टी जो है वो साथ में ऑफर में आ रही है। अगर वो 850 का स्टफ्ड चिकन है तो हम उसके साथ 1000 में पूरी डील है, आपको साथ में चाय भी मिलेगी और स्टफ्ड चिकन भी मिलेगा। तो ये सारा कुछ, ये जो डील्स बनती हैं, ये जो इस तरह के जितने भी मामलात सेल्स के होते हैं, वो सारे सप्लाई चेन वाले, कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कर रही है, वो सारा कुछ मैनेज करेंगे। फिर उसके साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग वाले उसको मर्ज करके आगे चलाएंगे और वो रेसिपी जो है वो उसमें मेन्यू में डालेंगे। इसको आप जितनी मर्जी तरह से मिसाल लेके एलेबोरेट कर सकते हो, इसमें मिसालें आप लोग बेशक अपने जहन में रख लें, हम उसको ऑन कैंपस क्लास में फर्दर डिस्कस भी कर लें। ओके, अब अकाउंटिंग और फाइनेंस का आ गया। अकाउंटिंग और फाइनेंस क्या करेगी, आपके सबसे पहले तो पैसे संभालेगी ना, जो भी सेल से पैसे आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक्सपेंस करेगी आपके रॉ मटेरियल पे, जो जो भी रॉ मटेरियल खर्च हुआ है उस पर सारा कुछ। फिर वो नेक्स्ट टाइम सेल फोरकास्ट निकालेगी कहाँ से, सेल्स के अंदर से। फिर हमारी प्रोडक्शन जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो कोशिश देखेंगे कि कहाँ पे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉरी अकाउंटिंग और फाइनेंस में आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है इसको आप पढ़ लें। हमने सारी चीज़ें तसल्ली से डिस्कस कर ली हुई हैं, तो इसको फर्दर मेरा ख्याल है स्लाइड्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ गया। ह्यूमन रिसोर्स फिर वही चीज़ करेगा। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होगा, रिक्रूट करेगा, ट्रेन करेगा, एवेल्युएट करेगा और उनका मतलब कॉम्पिटेंस देखेगा कि हाँ कि कितना कॉम्पिटेंट है कौन सा एम्प्लॉय। ओके, अब एचआर फिर वही सेल फोरकास्ट देखेगा और फिर उसके हिसाब से देखेगा कि हमने कितना डिप्लॉय करना है, मतलब कितनी मैन पावर हमें चाहिए और इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो सारी एज यूजुअल जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक अब तो कह कह के बिना, तो क्योंकि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको बार बार यही दोहराता हूँ कि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारा लेक्चर पहले बहुत लेंथी हो चुका है, मैं इसलिए इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ओके, अब फंक्शनल एरियाज आ गए हैं। अब यहाँ पे इन फंक्शनल एरियाज में अब फंक्शनल एरियाज हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो फंक्शनल एरियाज हैं वो बेसिकली हैं कि कोई भी सिस्टम, जिस तरह हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग का सिस्टम था एक, हमारे पास एक अकाउंटिंग का सिस्टम था, हमारे पास एक एचआर का सिस्टम था, ये सारे सिस्टम आपस में कैसे रिलेशनशिप बना के या कैसे रिलेशन बना के इंटीग्रेट करके फिर वर्किंग करते हैं, तो वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो सेल्स वाले और मार्केटिंग वालों को किन किन से रिलेशन की जरूरत है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटी सी इमेज है, मैं उससे समझाता हूँ आपको। अब इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, दरमियान में एक सर्कल है, उसके अंदर है मार्केटिंग और सेल्स वाले। अब ये लोग क्या करते हैं, हम कस्टमर से शुरू करते हैं। कस्टमर से देखेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर का स्टेटस उसको बताएंगे। फिर ये देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों से। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों को क्या कहेंगे, हमारे पास इतना ऑर्डर आया, आप इसको कंप्लीट करो और पहुंचाओ फलां कस्टमर को। फिर ये कॉन्टैक्ट करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों को, उनको बताएंगे कि सप्लाई चेन वालों को पैसे दे देना ताकि ऑर्डर प्लेस हो सके या ऑर्डर कंप्लीट हो सके, और जो कस्टमर के पास से पैसे हैं वो ये संभालो और रखो आप अपने पास। और फिर क्या करेंगे, एचआर को देखेंगे कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों को दिया था, या जो आपका अकाउंटिंग फाइनेंस में ह्यूमन रिसोर्स है, क्या वो इस काबिल है, मतलब इतनी कैपेबल है कि एक बड़ा ऑर्डर या जो भी ऑर्डर आया उसको कंप्लीट कर सके। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, वापस मिचेल्स पे ही आते हैं। एक कस्टमर ने सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को 1000 बोतल जैम का ऑर्डर दे दिया। अब उसने वो ऑर्डर प्लेस किया है एससीएम वालों को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों को, कि प्रोडक्शन करो और हमें पहुंचाओ, और साथ ही अकाउंटिंग फाइनेंस वालों को बता दिया है कि देख लें आप लोग के एससीएम वालों के पास इतने पैसे हैं कि वो रॉ मटेरियल इतना खरीद के काम कर सकें, और साथ ही एचआर को भी अपडेट कर दिया है कि हमारे पास इतना ऑर्डर आया, तो एससीएम की कैपेसिटी जो है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कैपेसिटी जो है वो आप खुद ही मॉनिटर कर लें और देख लें। तो मतलब वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। अब मिसाल फिर बहुत डिटेल में ले जाते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में लेके जाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, हम फिर मैंने वो जो स्लाइड्स थी वो निकाल दी हैं, वो इंग्लिश आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसको फिर इधर से ही समझाता हूँ। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला क्या करता है, सप्लायर को कॉन्टैक्ट करता है, सप्लायर से कहता है मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। फिर उसके साथ साथ वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों से रब्ता करता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उसके लिए मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास ये इन्वेंट्री इस तरह से मुझे मैनेज करनी है अपने रॉ मटेरियल की। तो वो सारा अकाउंटिंग फाइनेंस वालों से उसके पैसों के मामला तय करता है। अब यहाँ पे कस्टमर निकल गया है। अब एक चीज नोट अगर आपने की हो तो यहाँ पे कस्टमर निकल गया है। कस्टमर क्यों निकल गया है, क्योंकि सप्लाई चेन का डायरेक्ट कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। सप्लाई चेन का कस्टमर से ताल्लुक किसके थ्रू बनेगा, मार्केटिंग एंड सेल्स वालों के साथ। तो हो क्या रहा है कि अब एससीएम ने, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों ने अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया और वो आगे देना चाह रहे हैं किनको, कस्टमर को, किसके थ्रू, मार्केटिंग एंड सेल्स वालों के थ्रू। अब इसके दरम्यान एचआर को भी वो लूप में लेता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। अब इसको बार बार एक ही चीज़ हम रिपीट ना करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक ये समझ आ गई है। अगर ना समझ आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आपका, तो हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसको तसल्ली से उस पर अलग वीडियो बन सकती है और उसको ऑन कैंपस पे डिस्कस किया जा सकता है। और अगर कोई छोटा, मतलब टू द पॉइंट सवाल आ जाए तो उसको हम कमेंट में भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इलेबोरेट कर दूंगा कि क्या हम कहाँ पे क्या मामला किस तरह से होगा। ओके, अब फिर आ जाते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे। इसमें भी ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सारी आप लोग पढ़ लें, और इसके बाद हम आगे चलेंगे। मतलब आप लोग ये स्लाइड से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको एलेबोरेट नहीं कर रहा। यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि वो क्या क्या करेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो मैं वापस आता हूँ इसी इमेज पे।
और यहाँ पे देखें, अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप को फिर शायद आए कि कस्टमर डायरेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को के साथ लिंक क्यों कर रहा है। डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा, वो किस तरह से लिंक कर रहा है कि आपका जो ऑर्डर प्लेस हुआ उसकी पेमेंट आएगी, उसकी पेमेंट आएगी तो डायरेक्ट अकाउंट में ना, तो मतलब वो डायरेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ लिंक हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक है वो। ऑर्डर उसका प्लेस कहाँ पर हुआ है, मार्केटिंग और सेल्स वालों के पास, और उन्होंने ही उस ऑर्डर को प्लेस भी करना है। तो खैर इनडायरेक्टली लिंक होगा कस्टमर का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ भी, लेकिन इसका मेजर जो रहेगा लिंक या कॉन्टेक्ट वो मार्केटिंग और सेल वालों के साथ रहेगा। ओके, अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेंटर में आ गया है। अब ये किस किस के साथ लिंक है, एससीएम के साथ पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे लिंक होगा। अकाउंटिंग और मार्केटिंग और सेल्स वालों के साथ भी लिंक हो रहा है, कैसे होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इस तरह एचआर के साथ भी लिंक होगा, वो भी हम लोग देख चुके हैं। और कस्टमर के साथ किस तरह से लिंक हुआ कि जो पेमेंट होगी वो इनवॉइस, उसकी इनवॉइस की जो पेमेंट आएगी वो डायरेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के पास आएगी। वो वाया बैंक ट्रांसफर भी आ सकती है, और भी उसके जो भी प्रोसेसेस हो सकते हैं वो उनके थ्रू पेमेंट पहुंचेगी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के साथ, चाहे वो मार्केटिंग और सेल्स वालों के थ्रू ही क्यों ना आए। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया प्रोसेस। अब इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ गया। अब ह्यूमन रिसोर्स का कस्टमर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ इसका कनेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि पैसे तो वहीं से आने हैं ना, उनकी पेरोल और उनके जो एक्सपेंडिचर्स जितने भी हैं वो सारे अकाउंटेंट फाइनेंस देखेगा। और उसके बाद एससीएम के साथ होगा। अब एससीएम के साथ क्यों है, क्योंकि एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स तो रिक्वायर्ड है ना, कि आज लोग तो चाहिए, मैन पावर तो चाहिए वहाँ पे भी, तो ये सारा कुछ एससीएम के साथ लिंक होगा। इसी तरह ये मार्केटिंग और सेल्स वालों के साथ लिंक होगा। अब मार्केटिंग और सेल्स में भी तो आखिर इंसान ही बैठे हैं ना। फिलहाल अभी हम इसको मैकेनिकल सिनेरियो पे या ऑनलाइन पे नहीं ट्रीट कर रहे, अभी हम इसको एक कंपनी, रियल कंपनी इन सेंस ऑफ ह्यूमन कंपनी के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केटिंग और सेल्स में भी आपको एचआर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तो एचआर से ही आना है, तो वो भी लिंक है इसके साथ। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हमारी हो गई है सारी, कि हमने पहले चैप्टर में जो डिटेल से सारी चीज़ें देखी हैं वो ये है कि हमारा कोई भी बिजनेस जो है वो उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करता है, और उसके साथ साथ हमारे उन प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको एक बार इसकी काफ़ी हद तक अच्छी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या ना समझ आए कहीं से भी, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, और उसके साथ साथ अब हम ऑन कैंपस क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। और प्लस मैंने आप लोगों को बताया कि आप कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा साथ साथ। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी हमारा इस वीक का ये लेक्चर आपको मिल गया। हमारे पास टोटल जो इस तरह के लेक्चर्स होंगे वो 8 लेक्चर्स होंगे, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिड टर्म आप लोगों ने देखा ही था कि इजी था, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल था, और नेक्स्ट टाइम भी कॉन्सेप्चुअल ही आएगा, और उसमें रट्टे वाला सिस्टम हम नहीं रखेंगे। हाँ, होगा ये नेक्स्ट टाइम भी आपका कॉन्सेप्चुअल ही, लेकिन शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि इस बार तो मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल से, मतलब आसान से क्वेश्चंस पूछे थे। तो हो सकता है कि इस बार आपका जो नेक्स्ट टाइम होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए पेपर, लेकिन होगा कॉन्सेप्चुअली। और दूसरी बात कि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मार्क्स की टेंशन की बजाय समझने की टेंशन लो, और उसके साथ साथ हमने इस कोर्स के अंदर कोशिश करनी है कोई स्किल डेवलप करके फिर ही इस कोर्स को पास करें और इस कोर्स से आगे निकलें।
ताकि वो स्किल जो है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो आई थिंक अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा या कोई स्किल रिलेटेड कोई चीज़ सीखना चाहें आप लोग, तो वो भी हम इस तरह वीडियोस बना के भी चीज़ें सीख सकते हैं, और उसके अलावा ऑन कैंपस जो क्लासेस होंगी उनमें भी सीख सकते हैं, उनमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो चैनल हमारे पास ओपन होगा। तो बाकी व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। तो अब जो भी मसला मसाइल होगा वो आप लोग डिस्कस कर लेंगे कमेंट्स में भी, और सीआर के थ्रू भी, और डायरेक्ट मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।